Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Today is 10th of June and this session is for class 11th. In class 11th we are studying plant kingdom, and in the plant kingdom I introduce you the algae. And yesterday we have discussed the chlorophyceae, that is green algae. Today we are going to discuss about the brown algae. I told you the trick how you are going to learn the characteristic. Actually, to learn the characteristic it is easy, but to retain the characteristic it is very tough. That's why I told you, whenever you are going to learn any characteristic of any class, first you should focus on the name. Like as yesterday I told you about the chlorophyceae. So chloro means green and phyceae means algae, so they are known as green algae. If they are known as green algae, then why they are known as green algae? Ask yourself. Then you will get the answer, that because of chlorophyll A and B. Because they are plants, so they will store the food. You know that mostly the plants store the food in the form of starch, but in the chlorophyceae the form of the food is totally different. That is pyrinuide, means the starch beside the protein. Clear? Then I told you that if there is a particular product, the plant needs to store those product. So same as the chlorophyceae also store the food, and they store the food in the form of oil droplet, in the form of pyrinuide. And if any plant is there, there will be a cell wall. So chlorophyceae is also a plant, then they will also have the cell wall, inner and outer. Inner cell wall is made up of cellulose and outer cell wall is made up of that is pectose. Clear? Then I show you the different structure, because some algae of the chlorophyceae are unicellular. ठीक है, बहुत सारे एल्गी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. तो आई टोल्ड यू, इन द प्लांट द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इज क्लोरोप्लास्ट. तो वट एवर स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विल बी देयर, द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विल बी देयर. ठीक है, जो स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो डाईमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर शो करता है. उसका शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू द शेप्स. Then I told you about the pyrinuide. Then I told you about the how they are going to reproduce. तो रिप्रोडक्शन क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है. सब लोग को पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स से होता है. जू स्पोर्स क्या होते हैं? ठीक है. और देखो, डेली आपको ना कुछ दिनों तक डेली इन कैरेक्टरिस्टिक को अपडेट करना पड़ेगा. जैसे आज मैंने ब्राउन एल्गी तुरंत नहीं स्टार्ट किया, मैंने कुछ ग्रीन एल्गी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताया. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ब्राउन एल्गी. अब ब्राउन एल्गी में सबसे पहले ये देखो, ये कुछ और नहीं है बल्कि एल्गी हैं. आपको लग रहा होगा ये पता नहीं क्या सर ने कौन सी स्लाइड लगा दी. ठीक है, एक्चुअली ये ब्राउन एल्गी हैं. और एल्गी, जो ब्राउन एल्गी होते हैं ना, जैसे अगर हम देखें वाटर के सरफेस देखें, तो वाटर का 3 लेवल हम देख सकते हैं, 1 2 3. ये हो गया अपर सरफेस, ये हो गया बीच में, और ये हो गया सबसे बॉटम पे, बेंथिक जोन जिसको बोलते हैं. सबसे अपर पे होते हैं क्लोरोफाइसेई, ग्रीन एल्गी. उसके बाद होते हैं फियोफाइसेई, मतलब ब्राउन एल्गी, जी बी. और लास्ट में होते हैं रेड एल्गी, मतलब आर. तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. आप इस सीक्वेंस को भी याद करोगे, जी बी आर. ठीक है, जी बी आर का आप कोई भी फुल फॉर्म बना के इसको याद कर सकते हो. ठीक है, कि जी मतलब ग्रीन एल्गी, बी फॉर ब्राउन एल्गी एंड रेड फॉर रेड एल्गी. ठीक है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये ब्राउन एल्गी हैं. दे आर फाउंड इन द मेरीन हैबिटेट. जैसे हमने क्लोरोफाइसेई में डिस्कस किया था कि दे आर मोस्टली फाउंड इन द फ्रेश वाटर में होते हैं. बट कुछ ऐसे होते हैं जो मेरीन वाटर में हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली किस में होते हैं? फ्रेश वाटर में होते हैं. वैसे ही ब्राउन एल्गी मोस्टली किस वाटर में होगा? मेरीन वाटर में होगा. दे मतलब कुछ एक आध दो मेंबर होंगे जो फ्रेश वाटर में होते होंगे. और बेसिकली अगर देखा जाए तो मोस्टली दे आर फाउंड इन द मेरीन हैबिटेट में होते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक. थोड़ा सा एडवांसमेंट मिलेगी क्लोरोफाइसेई से फियोफाइसेई में. देखो, फियो मतलब क्या हो गया? ब्राउन. अब अपने आप से पूछो कि वाई दे आर ब्राउन क्यों होते हैं? तो देखो, एक ट्रिक है क्लोरोफिल याद करने की. अभी मैंने आपको बताया ना, जी बी आर. जी का मतलब क्या हो गया? ग्रीन एल्गी. बी का मतलब हो गया ब्राउन एल्गी. और रेड का मतलब हो गया रेड एल्गी. सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? ए. ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? बी. ए बी सी डी हम पढ़ा रहे हैं. ठीक है, ए बी सी डी. तो देखो, जब भी आपको ग्रीन एल्गी लिखना हो तो क्लोरोफिल ए और बी. ठीक है, उसके बाद बी मतलब क्या होता है? ब्राउन एल्गी. जब ब्राउन एल्गी पे आओगे तो ए तो रहेगा. देखो, ए इज़ अ यूनिवर्सल पिगमेंट. कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है, कोई भी ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है जहाँ पे क्लोरोफिल ए ना होता हो. ठीक है,
तो क्लोरोफिल ए तो कॉमन है, तो क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही रहेगा। अब बी हटा दो, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद अब रेड एल्गी याद करोगे तो क्लोरोफिल ए तो देखो यूनिवर्सल है, सी भी हटा दो, अब क्या है, क्या लिखोगे, डी। समझ में आया? तो ग्रीन एल्गी में कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए बी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी, और रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी। इतनी बढ़िया ट्रिक मैंने आपको बता दी क्लोरोफिल को याद करने के लिए। ठीक है, अब इनको ब्राउन एल्गी बोलते हैं क्योंकि इनका ब्राउन कलर होता है, कलर ब्राउन होता है। वैसे और भी कलर हो सकता है लेकिन मोस्टली ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, अब इनका ब्राउन कलर क्यों होता है, देखो यहाँ पे है, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट ए सी कैरोटेनॉइड्स और जैंथोफिल होता है। ठीक है, जैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया ना कि इनका कलर जो है वो ओलाइव ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इनका कलर क्या होगा, ब्राउन एल्गी होगा। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी क्यों होगा, क्योंकि इनके पास कौन सा पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसके नाम पे, दे आर नोन एज ब्राउन एल्गी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसी से रिलेट कर दो कि ब्राउन एल्गी क्यों होता है। तो ब्राउन एल्गी क्योंकि इनके पास कौन कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, ए सी कैरोटेनॉइड्स और जैंथोफिल। और ब्राउन एल्गी इसीलिए होता है क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, और उसी की वजह से इनका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। अब इनका जो रेंज है ना, इनकी जो प्लांट की रेंज है ना, वो डिफरेंट होती है। जैसे एल्गी मैंने बताया ना, बहुत छोटे होते हैं, मतलब शॉर्ट होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो फियोफाइसेई मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। ये देखो मैं गया था पता लगाने ब्राउन एल्गी के बारे में। ठीक है, ये देखो मैंने ब्राउन एल्गी के बारे में पता लगाया। इस तरह से देखो ब्राउन एल्गी जो होते हैं ना, बहुत मतलब हाइट तक जा सकते हैं। अगर हम ओशन के अंदर देखें तो ब्राउन एल्गी काफ़ी हाइट तक जा सकते हैं। ये फॉरेस्ट नहीं है, ये ओशन के अंदर का सीन है। ये लगभग 100 मीटर तक जा सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने बताया था कि जो एल्गी होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ये 100 मीटर तक कैसे चले गए। एक्चुअली ये ना प्रोफ्यूज़ होते हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे फ्यूज़ होते चले जाते हैं। जैसे जलेबी नहीं बनती, एकदम वैसे ही प्रोफ्यूजली होते चले जाते हैं। और ये मतलब बॉटम से लेके इनकी हाइट 100 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, कभी कभी जो सी और ओशन से लोग फोडर निकाल के लेके आते हैं, जो कोस्ट रीजन पे रहते हैं ना, वो अपने जानवरों को खिलाने के लिए एल्गी को लेके आते हैं। तो इन एल्गी को भी लेके आते हैं। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है कि शिप जाती है वो इन एल्गी में फंस भी जाती है कभी कभी, क्योंकि इतने ज़्यादा डेंस होते हैं, एकदम फॉरेस्ट की तरह दिखते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक हमें ब्राउन एल्गी का ये देखने को मिल रहा है कि ये ना बड़े बड़े ट्री की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हीं को बुलाते हैं केल्प। ये जो आपको बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, 100 मीटर तक जो पहुंच सकता है, इसी को बुलाते हैं केल्प। देखो यहाँ लिख रहा है। ठीक, दे रेंज फ्रॉम ब्रांच्ड फिलामेंटियस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच। प्रोफ्यूजली ब्रांच अभी मैंने बताया ना जलेबी का एग्जांपल लेके कि किस तरह से एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से क्या होती है, पूरी तरह से फ्यूज़ होती है। और ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 100 मीटर तक। इन्हीं को बुलाते हैं हम केल्प। तो क्लियर हो गया कि केल्प क्या होते हैं, केल्प एज द फॉर्म ऑफ द फियोफाइसी। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि केल्प कौन से एल्गी बनाते हैं, तो हमेशा वो ब्राउन एल्गी बनाते हैं। देखो ये बीच का है, ठीक है, बीच का मतलब दूसरा मतलब ना समझ लेना। ठीक है, ये बीच का है, तो बीच का मतलब क्या होता है कि जैसे सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा है ग्रीन एल्गी। ठीक है, सबसे पहले आपने ग्रीन एल्गी पढ़ा, फिर क्या पढ़ा आपने, ब्राउन, और फिर क्या पढ़ा, रेड। तो अगर देखा जाए तो ये बीच का है, तो ना ये इसके कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ना इसके कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो आपको ये याद करने का जुगाड़ होगा कि ब्राउन एल्गी ही होता है जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, केल्प वगैरह वही बनाता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे कि इनका फूड स्टोरेज कैसा होता है। हैबिटेट मैंने बता दिया कि दे आर मोस्टली मैरीन होते हैं। ठीक है, अब देखो इनका स्टोरेज, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो इनका जो स्टोरेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट तो होता है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। जैसे पायरिनोइड होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन लेमिनेरिया और मैनिटॉल ये भी क्या होते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। लेमिनेरिया और मैनिटॉल ये दोनों ड्रग में भी काफ़ी यूज़ होते हैं, मतलब मेडिसिन को बनाने में भी काफ़ी इनका यूज़ किया जाता है। अब इनकी जो सेल वॉल होगी वो तो सेलुलोज की बनी होगी, लेकिन उसके ऊपर एक और लेयर होगी जिसको बोलते हैं एल्जिन। जिलेटिनस शीथ होती है, जहाँ पे भी शीथ वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है कवरिंग। मतलब इनकी जो सेल होगी उसके ऊपर सेल वॉल होगी, और उसी सेल वॉल के ऊपर एक केमिकल होता है एल्जिन। एक्चुअली जो ये एल्जिन होता है ना, ये वाटर को होल्ड कर सकता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जिलेटिनस शीथ होती है, तो क्योंकि ये देखो सबमर्ज होते हैं, सब मतलब पानी में डूबे होते हैं। अब तुम्हें पता है कि कोई भी चीज़ अगर पानी में डूबी हो तो वो बहुत जल्दी सड़ जाती है,
इसीलिए इनके ऊपर जिलेटिनस शीथ होती है जो उसको प्रोटेक्ट भी करती है। तो एल्गी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो ये मतलब ब्राउन एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो रूट की तरह, मतलब ये क्या करती है पूरी प्लांट बॉडी को, जो सबस्ट्रेटम, अब सबस्ट्रेटम कोई रॉक हो सकता है, ठीक है, नीचे की जो सॉइल होती है वो भी हो सकती है। वो तो रूट तो एक्चुअली होती नहीं, तुम्हें पता है एल्गी में एक्चुअल रूट, लीफ और स्टेम नहीं होती, लेकिन रूट की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है। इसीलिए इस पार्ट को बुलाते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, मतलब जो सबसे नीचे का जो पोर्शन जो रूट की तरह होता है, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, उसको बुलाते हैं होल्ड फास्ट। उस तरह स्ट्रक्चर होता है, स्टेम नहीं होता लेकिन स्टेम की तरह होता है, उसको बुलाते हैं स्टाइप। उसको क्या बुलाते हैं? स्टाइप बुलाते हैं। और जो लीफ की तरह, देख रहे हो कि लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बुलाते हैं फ्रॉन्ड। तो कितने पार्ट हो गए इस प्लांट बॉडी के? होल्ड फास्ट, उसके बाद स्टाइप और उसके बाद फ्रॉन्ड। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ये देखो, प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। होल्ड फास्ट जो रूट की तरह बिहेव करती है, बॉडी सबस्ट्रेटम से जोड़ती है। सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी बेस, चाहे वो रॉक्स हो चाहे वो सॉयल हो। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट होता है स्टाइप जो एकदम स्टेम की तरह बिहेव करता है, स्टॉक की तरह होता है। स्टेम खड़ा रहता है ना, एकदम स्ट्रेट होता है, ऐसे ही इनके पास स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टाइप। और जो लीफ की तरह होता है उसको बुलाते हैं फ्रॉन्ड। और फ्रॉन्ड में ना एयर स्पेसेस होते हैं। जो ये फ्रॉन्ड होता है, जो लीफ होती है ना, जैसे सपोज़ ये लीफ है तो इसमें ऐसे एयर स्पेसेस होते हैं। एयर स्पेसेस का क्या रोल है कि जैसे तुमने देखा होगा कि जो बैनर टांगे जाते हैं, ठीक है, बैनर या फ्लेक्स टांगे जाते हैं, उसमें देखो छेद कर देते हैं। छेद होल क्यों कर देते हैं? ताकि उसमें से एयर निकल जाए। अगर एयर नहीं निकलेगी तो क्या होगा? वो फट जाएगा, टॉर्न हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी एयर स्पेसेस होते हैं जो इन प्लांट्स को नीचे मतलब सबमर्ज होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि जो फ्रॉन्ड होता है, जो लीफ होती है, उसमें कई सारे एयर ब्लैडर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज़ तो मैंने आपको बताई रखी है कि वेर एवर देर विल बी अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट विल बी बाई फ्रेगमेंटेशन। वो किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ठीक है, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो मतलब किससे होगा? जूस्पोर से होगा। ठीक है, अब जूस्पोर यहाँ पे पियर शेप होते हैं। सबने पियर देखा है, पियर कैसा होता है? ठीक है, पियर एक तरफ ब्रॉड होता है, दूसरी तरफ नैरो होता है। तो जो पियर होता है उसकी तरह होता है। जो जूस्पोर का शेप होता है वो कैसे होता है? पियर शेप होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, ये तीनों होता है। आइसोगैमस मैंने आपको पहले ही बता रखा है तीनों के बारे में। एक चीज़ और ध्यान दो, इनके जो गैमीट्स होते हैं ना वो भी पियर शेप में होते हैं। जूस्पोर तो होता ही होता है, देखो लास्ट में क्या लिखा है, जूस्पोर किस शेप में होते हैं? पियर शेप में होते हैं। लेकिन जो इनके गैमीट्स होते हैं ना वो भी पियर शेप में होते हैं, इसीलिए इसको बुलाते हैं पायरीफॉर्म। ठीक है, पायरीफॉर्म मतलब क्या हो गया? पियर शेप। अगर इनका गैमीट पियर शेप में है तो उसको बुलाते हैं पायरीफॉर्म। और इनके पास 2 फ्लैजिला होती है। ग्रीन एल्गी में 2 से ज़्यादा फ्लैजिला हो सकती है, लेकिन ब्राउन एल्गी में केवल 2 फ्लैजिला होती है। ठीक है, वो भी लेटरली प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ये बियर होगा, BAF नहीं। ठीक है, ये बियर होगा, बियर 2 लेटरल फ्लैजिला। इनके पास 2 लेटरल फ्लैजिला होती है। ठीक है, तो ये हो गया ब्राउन एल्गी के बारे में। तो ब्राउन एल्गी में आपको क्या क्या नए कैरेक्टरिस्टिक जानने को मिले कंपेरेटिवली टू द ग्रीन एल्गी, कि एक तो इनके 3 बॉडी पार्ट होते हैं। एक होता है होल्ड फास्ट, दूसरा होता है स्टाइप, तीसरा होता है फ्रॉन्ड। दूसरा ये केल्प बनाते हैं। ये ऐसे बहुत लंबे लंबे ऐसे प्रोफ्यूज़ होके, मतलब एक दूसरे से फ्यूज़ होके क्या बना लेते हैं? केल्प बना लेते हैं, जो एक ट्री की तरह दिखते हैं। और इनकी हाइट कहाँ तक पहुँच सकती है? 100 मीटर तक पहुँच सकती है। उसके बाद इनका जो फूड स्टोरेज होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, वो लेमिनेरिया और मैनीटॉल होता है। ये थोड़ा सा हो गया। इनके ऊपर सेलुलोज के ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम हो गया एल्जिन। तो कैरेक्टरिस्टिक को याद करना तो आसान है, लेकिन उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करो उसके नाम से, उसके नाम के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक उससे कनेक्ट करो। और जब भी आपको ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी समझ में आ जाए तो अपने आप से ही ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के बीच में डिफरेंसेस लिख डालो। जब आप डिफरेंसेस लिखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये ब्राउन एल्गी ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं रेड एल्गी पे। आपने रेड ओशन का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में लाल महासागर बोलते हैं। लाल महासागर एक्चुअली लाल पानी के कलर के से नहीं है, नीचे जो उसके सबसे बॉटम में जो रेड एल्गी है ना उनका रिफ्लेक्शन आता है।
और उसी की वजह से उनका कलर रेड दिखाई देता है। तो रेड एल्गी वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बेंथिक जोन में होते हैं। बेंथिक जोन मतलब हो गया कि सबसे बॉटम, ठीक है, जो जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि 3 लेयर होती है वाटर की, एक ऊपर सबसे अपर, फिर मिडिल और फिर सबसे नीचे। तो ये जो नीचे होगी ये रेड एल्गी यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब बताओ कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे बिना याद किए। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, क्लोरोफिल ए बी ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल ए सी ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए और डी। लेकिन अपने आप से पूछो कि ये रेड एल्गी रेड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जिसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। इन पिगमेंट का नाम क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन, ये देखो दिया हुआ है। आर फाइकोएरिथ्रिन मतलब हो गया जहाँ पे भी इरिथ्रिन वर्ड आ जाए, जैसे इरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, तो यहाँ पे भी देखो इरिथ्रो वर्ड। तो इरिथ्रो मतलब होता ही क्या है, इरिथ्रो मतलब रेड, ठीक है। तो आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इनका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। ये आपने क्लियर कर लिया। तो रोडोफाइसियाई जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। क्यों रेड होते हैं, क्योंकि आर फाइकोएरिथ्रिन होता है। लेकिन इनके पास और क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए और डी होता है। ये मैंने ट्रिक आपको बता दी। सब मतलब ये मोस्टली मेरीन ही होंगे, इसमें कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं होगा। और मोस्टली ये वार्मर एरिया, मतलब जो ओशन में जो वार्मर एरिया होता है नीचे का सबसे, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कंसंट्रेशन मेरीन मतलब सॉल्टी कंसंट्रेशन बहुत होता है। और ये एक ऐसे एल्गी हैं जिनको लाइट भी बहुत कम मिलती है, क्योंकि लाइट जो है पेनिट्रेट करते करते कुछ डेप्थ तक तो जाती है, लेकिन इतनी डेप्थ तक नहीं जाती। तो इनमें बहुत स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनमें फूड का स्टोरेज भी होता है। फूड का जो स्टोरेज होगा वो डिफरेंट, देखो फ्लोरिडियन स्टार्च, ग्रीन एल्गी में कैसा होता था, पायरिनोइड। ब्राउन एल्गी में क्या होता था, लेमिनेरिया और मैनीटॉल। और यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये भी स्टार्च का एक फॉर्म है, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च जिसको बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब हम इस स्टार्च का स्ट्रक्चर आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन पता है ना क्या होता है, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लाइकोजन। इनका स्ट्रक्चर एकदम वैसे ही मिलता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह। किसका, फ्लोरिडियन स्टार्च का। देखो रेड एल जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर केवल आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको ग्रीन एल्गी में मिलेगा। ब्राउन एल्गी में यूनिसेलुलर बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। और रेड एल्गी में तो होते ही नहीं है, रेड एल्गी में केवल मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि दे अकर क्लोज टू द सरफेस, ये तो बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा होते हैं ग्रेट डेप्थ में, मतलब सबसे नीचे होते हैं एल्गी, ठीक है। तो ये हो गया रेड एल्गी के कुछ ही करेक्टरिस्टिक हैं। रेड एल्गी का एक मेन ये है कि रेड एल्गी के जो फ्लैजिला मतलब जो गैमीट्स होते हैं उनमें कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होती, नॉन मोटाइल होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप याद ही हो गया होगा, फ्रेगमेंटेशन से होता है, सॉरी वेजिटेटिव। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स, आपको पता है ना नॉन मोटाइल स्पोर्स को क्या बुलाते हैं, एप्लानो स्पोर्स, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी गैमीट से होता है, लेकिन गैमीट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होंगे। और याद रखना जब भी गैमीट नॉन मोटाइल होंगे तो केवल ऊ गैमस होगा, क्योंकि आपको पता है ऊ गैमस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमीट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, और जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होकर इसको फर्टिलाइज़ कर देता है। तो अगर यहाँ पे देखो तो हम ये कौन सा, केवल यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, ऊ गैमस, ना ही आइसोगैमस होगा और ना ही एन आइसोगैमस होगा। केवल कौन सा प्रोसेस होगा, ऊ गैमस होगा, क्योंकि मेल गैमीट मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होगा यहाँ पे, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो पॉलीसाइफोनिया, पॉरीफाइरा, ठीक है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। इनसे एक केमिकल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है अगार। जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया होते हैं इनसे एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी केमिकल की वजह से जो जेलीज़ होती हैं, जो आइसक्रीम होती हैं, वो जल्दी सड़ती नहीं हैं। मतलब जब भी हमें आइसक्रीम या जेलीज़ को प्रिजर्व करना होता है तो हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं, अगार, अगार का यूज़ करते हैं। तो अगार की इम्पोर्टेंस बहुत है, जो अभी हम एल्गी की जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में। तो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी काफ़ी क्लियर कर दिया, ठीक है, कि रेड एल्गी कैसे दिखते हैं, ब्राउन एल्गी केल्प कैसे बनाते हैं, केल्प क्या होता है। तो आपका ये ड्यूटी है कि आपको एक बार इन कैरेक्टर्स को रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद आपको रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी के बीच में कंपेरिजन बनाना है, मतलब उनमें कंपेयर करना है,
कंपेयर मतलब उनमें एक चार्ट बनाना है जिसमें डिफरेंसेस लिखने हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे तो जहाँ पे रेड एल्गी ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में ही आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन उस टेबल के बाद भी आप कैरेक्टरिस्टिक को लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया एल्गी कंप्लीट हो गया इस सेशन में। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी। तो एल्गी देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ से ज़रूर याद करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको थोड़ा सा अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ के किसी तरह से लिंक करके उन कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नाम के बेसिस पे लिखना है कि नाम पे क्या होगा। नाम पे होगा तो रेड एल्गी होगा, रेड एल्गी तो क्यों रेड एल्गी होगा, उसके बाद इनका हैबिटेट क्या होगा, इनका फूड स्टोरेज क्या होगा। इस तरह से इनके कैरेक्टरिस्टिक आप रिटेन कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना और मैक्सिमम शेयर करो योर एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, अगर इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्ज़ाम देन दिस सेशन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर देम। बहुत ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल होगा, फ्रूटफुल होगा, कंफर्म है। एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो इसीलिए उनको मोटिवेट करो कि दे कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दे कैन स्टडी on this at this platform. Okay, so I hope so that you are doing well at your home, and my well wishes are with you, and stay at your home, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat, goodbye.